16.2 आज हम शुरू कर रहे हैं। 16.2 में हम डिस्कस कर रहे होंगे वेक्टर फील्ड को, लाइन इंटीग्रल्स को, वर्क, सर्कुलेशन एंड फ्लक्स। ये तमाम टॉपिक्स हम 16.2 में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि वेक्टर फील्ड क्या होता है। वेक्टर फील्ड, अगर आप इसमें टर्म देखें तो एक हमारे पास है वेक्टर और दूसरा हमारे पास है फील्ड। ये फील्ड बेसिकली फुटबॉल फील्ड या क्रिकेट फील्ड नहीं है। बेसिकली हम मैथमेटिक्स में सेट ऑफ वेक्टर्स को फील्ड कहते हैं। वेक्टर फील्ड से मुराद ये है कि किसी भी जगह पे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ये तमाम वेक्टर्स को हम कहते हैं कि ये वेक्टर फील्ड है हमारे पास। नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा में आपने देखा है कि आप पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्पेस में वेक्टर्स या स्पेस वेक्टर्स हैं, या हमारे पास कोई स्पेस है और वो वेक्टर है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि सेट ऑफ वेक्टर्स इन स्पेस। तो नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है। वेक्टर फील्ड हमारे पास जैसे है फील्ड यहाँ पर, इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेट ऑफ वेक्टर्स को वेक्टर फील्ड कहते हैं। अब वेक्टर फील्ड आपने देखा है शुरू में कि जब आर ऑफ टी होता है, हमने देखा था इसको हम लिख सकते हैं एक्स ऑफ टी आई, वाई ऑफ टी जे। ये प्लेन में एक वेक्टर होगा, लेकिन ये इस वेक्टर में और इस वेक्टर फील्ड में, वेक्टर फील्ड हम इस तरह से लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम एक्स वाई आई प्लस एन एक्स वाई जे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो हमने वेक्टर्स लिखे। ये आर ऑफ टी जो होता है ये एक फिक्स्ड वेक्टर होता है जो कि रोटेट करता है। यहाँ पर ये जो वेक्टर फील्ड होता है ये हमारे पास मुख्तलिफ है। इसमें आप कई तरह के वेक्टर्स बना सकते हैं और इनके जो लेंथ है वो सेम नहीं होती है, सेम लेंथ के वेक्टर्स नहीं होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक ही वेक्टर होता है जो कि एक पूरी कर्व बना रहा होता है। जो वेक्टर फील्ड है इस केस में एक वेक्टर नहीं होता बल्कि सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं, और ये कोई कर्व भी नहीं बनाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये फर्क है इसमें। अगर आर को आप देखें तो यहाँ टी आता है या कोई और थीटा पैरामीटर आता है, आर ऑफ थीटा आता है, लेकिन यहाँ पर ये फंक्शन होता है स्पेस का, एक्स वाई का। अगर आप इसे 3 डायमेंशन में वेक्टर फील्ड को लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा एम एक्स वाई जेड आई प्लस एन एक्स वाई जेड जे प्लस पी एक्स वाई जेड ये यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हमने ये सीखा है कि जैसे ही आप एक्स वाई जेड इन तमाम की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है। फिर आप दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, हमें दूसरा वेक्टर मिलता है, तो इससे एक पूरा सेट आपको मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर देखिए एक्स वाई में कुछ एग्जांपल देखिए कि वेक्टर फील्ड किस तरह से होता है। कुछ वेक्टर फील्ड ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल ही आपको ऐसे नज़र आ रहे होते हैं कि हम इस तरह से बनाए, कुछ ऐसे वेक्टर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं कि ये कुछ इस तरह से वेक्टर्स होते हैं। ये एग्जांपल हम देख रहे हैं वेक्टर फील्ड की, और ये एक्स वाई में होंगे। कुछ वेक्टर फील्ड ऐसे होते हैं कि जो
सर्कुलर होते हैं, यानी वेक्टर फील्ड सर्कुलर होता है इस तरह से। ये हमारे पास इस तरह से वेक्टर रहा है, दूसरी जगह पे ये वेक्टर है, ये नज़र आ रहा है। इस तरह की बात नहीं होती है। ये सिर्फ क्या होता है कि हमारे पास वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स को हम एज अ टूल, हम जो अपना फिनोमेना है उसको वेक्टर्स, सेट ऑफ वेक्टर्स से शो करते हैं, और फिर हमें एक आइडिया होता है कि फिनोमेना किस तरह का है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये वेक्टर फील्ड हमें ये बता रहा है कि यहाँ सर्कुलेशन हो रही है, सर्कुलेशन हो रही है, यानी कि फिनोमेना सर्कुलेट कर रहा है, टॉर्नेडोज वगैरह को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में अगर आप देखें तो वेक्टर फील्ड जो है कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कोई सोर्स यहाँ पड़ा हुआ है, कोई सोर्स, एक सोर्स यहाँ पड़ा हुआ है और एक सोर्स यहाँ पड़ा हुआ है, जो कि फील्ड जो वेक्टर फील्ड जनरेट कर रहा है, और वो हमें नजर आ रहा है। अगर आप इस केस को देखें तो इस केस में ये जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स हमें बता रहे हैं कि वेलोसिटी फ्लूइड किसी किसी पाइप में, किसी पाइप में फॉर एग्जांपल फ्लूइड है जो कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, फ्लूइड मूव कर रहा है। तो हमें ये एज अ टूल यूज करना होता है, विजुअलाइजेशन के लिए हमें इसे देखना होता है। रियल लाइफ में अगर आप देखें तो वेक्टर फील्ड वेलोसिटी से बनते हैं, फोर्स से बनते हैं, फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उससे वेक्टर्स बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा वेक्टर फील्ड हमारी रियल लाइफ में होते हैं, और हमें ये याद रखना है कि ये ऐसा टूल हमारे पास होता है। वेक्टर फील्ड आप जनरेट कर सकते हैं। रियल लाइफ में तो आपके पास कोई सोर्स होता है, कोई डिवाइस होती है जिससे वेक्टर फील्ड जनरेट होता है। इसके अलावा मैथमेटिकली आप अ, जैसे वेक्टर्स बनाते हैं, कोई वेक्टर फील्ड आपको गिवन हो, एफ आपको गिवन हो, फॉर एग्जांपल एक्स आई प्लस वाई जे, जिसका मतलब होगा जब x को आप 1 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, तो i प्लस 0j, तो ये आ जाएगा i वेक्टर। तो यहाँ से आप एक वेक्टर ये ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप लिखें 1 2, तो ये आएगा 1i प्लस 2j, जिसका मतलब है कि 1 2 पॉइंट है, 1 2, तो ये हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा। और आपको पता है कि वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो और उसकी लेंथ भी एक जैसी हो, तो आप कहीं भी उसे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये एक वेक्टर है जो कि ओरिजिन से हमने ड्रॉ किया है। ये चाहे तो आप इसको यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर इसकी लेंथ एक जैसी है। तो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स कुछ इस तरह से मिल रहे होंगे। तो ये हमारे पास है वेक्टर फील्ड की कुछ रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम इसको वेक्टर फील्ड को कैसे यूटिलाइज करें, या कैसे हम लाइन इंटीग्रल फाइंड करें। आप इमेजिन करें, आप इमेजिन करें कि कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, और यहाँ पर कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। कोई वेक्टर है, यानी कि अब मैं सेट ऑफ वेक्टर्स अब नहीं कहूँगा, मैं इसको वेक्टर फील्ड कहूँगा। हमारे पास वेक्टर फील्ड हैं, हर जगह वेक्टर फील्ड हैं। जब ये वेक्टर, यानी ये फील्ड इसको पुश करेगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर जब वेक्टर इसको पुश करेगा, यानी कि हर जगह वेक्टर है, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका, इस ऑब्जेक्ट का एक पाथ बन जाएगा।
ये पाथ बन जाएगा, ये इसका पाथ बन जाएगा, और ये पाथ हमारे पास बेसिकली होगा, कर्व होगा। ठीक, तो हमारे पास दो इंफॉर्मेशन है। हमारे पास इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है? एक हमारे पास है वेक्टर फील्ड की इंफॉर्मेशन, और दूसरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास पाथ, जो कि उस ऑब्जेक्ट ने उस वेक्टर फील्ड में पाथ जनरेट किया है, तो पाथ होगा। पाथ के लिए हम लिखेंगे मिसाल के तौर पे r, और वेक्टर फील्ड के लिए हम लिखेंगे f। तो अगर आप इसको ज़रा जूम इन करें तो ये इस तरह का कोई पाथ बन रहा होगा। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हम ये पाथ अलग से शो कर देते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड ये होता है, इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से होता है कि वेक्टर फील्ड किसी सोर्स से जनरेट हुआ। रियल लाइफ में हमें नहीं नजर आएगा, जैसे कि मैंने रिपीट किया कि हमें रियल लाइफ में नहीं वेक्टर्स नजर आएंगे, लेकिन हमने मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए वेक्टर्स बनाने होते हैं ताकि हमें पता चले कि वेक्टर फील्ड किस तरफ से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या उसकी डायरेक्शन क्या है। तो हम एक पाथ बनाते हैं। अब इमेजिन करें कि हमारे पास ये एक टी यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पर किसी जगह पे वेक्टर फील्ड एफ है। ओके, तो जब ये एफ वेक्टर फील्ड एफ है, उसका एक वेक्टर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। ये तो कई वेक्टर्स होंगे, यहाँ कई वेक्टर्स होंगे, हमने सिर्फ स्टडी के लिए सिर्फ एक वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब आप इस ऑब्जेक्ट पे, यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, आप देखना चाहते हैं कि एफ का इस, अब वेक्टर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट होगा, आप उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप उसका मल्टीप्लिकेशन का मतलब है डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर है हमारे पास, और यहाँ से इसने जो पाथ कवर किया है वो हमारे पास है डी एस। यानी कि आर्क लेंथ डी एस पे एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर मिल रहा होगा। ये एक जगह पे है। जब ये दूसरी जगह पे जाएगा तो वेक्टर फील्ड हमारे पास ये कुछ चेंज हो जाएगा, वेक्टर फील्ड, और फिर इसके साथ ये टी यूनिट वेक्टर होगा। टी यूनिट वेक्टर आपने सीखा था कि टी यूनिट वेक्टर टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर होता है, जो कि टेंजेंट टू दी कर्व हुआ करता है, यानी कि ये हमारे पास है टी यूनिट वेक्टर। तो एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर और डी एस हमें आर्क लेंथ, कर्व की आर्क लेंथ पे आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। और अगर आप इस कर्व कर्व किस वजह से बना, वेक्टर फील्ड पुश करने से बना, तो ये वेक्टर फील्ड फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक है, तो हमें एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर सारे एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर को आपने इंटीग्रेट कर देना है। और इंटीग्रेट कहाँ करना है? ओवर द कर्व सी हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, एक टर्म बन जाएगी, सर्कुलेशन आप इसे कह दें, या आप इसको फ्यूचर में हम देखेंगे कुछ और भी हमारे पास बन रहा होगा। आप इसे वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल भी कह सकते हैं। ओके, तो एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर ओवर द आर्क लेंथ डी एस, तो आपने लाइन इंटीग्रल फॉर वेक्टर फील्ड एफ इस तरह से कैलकुलेट करना है। इसको मैं फर्दर जरा एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास लाइन इंटीग्रल, जैसा कि अभी आपने देखा है, लाइन इंटीग्रल फॉर एफ वेक्टर फील्ड एफ के लिए वो हमने डिफाइन किया है एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर डी एस ओवर द कर्व सी। आपको लाइन इंटीग्रल स्केलर के लिए याद है, वो कुछ ऐसे हुआ करता है, एक्स वाई जेड डी एस, या एफ एक्स वाई डी एस। इस आर्क लेंथ में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये काइंडली आप वीडियोस जिसमें मैंने आर्क लेंथ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियोस देखें। ये एस आपको अगर क्लियर नहीं है तो वो वीडियो देख के आपको वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एस बहुत ज़रूरी है जानना। थ्रू आउट फ्लूइड मैकेनिक्स में, कई और सब्जेक्ट्स में हम आर्क लेंथ पे बात करते हैं। अगर आर्क लेंथ क्लियर नहीं है
तो हम जो है वो कॉन्सेप्ट सही अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास एफ डॉट टी यूनिट वेक्टर है, और हमें चैप्टर 13 से पता है कि टी यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि डी एक्स ओवर डी एस आई प्लस डी वाई ओवर डी एस जे। ओके, तो अगर आप इसको टी यूनिट वेक्टर डी एस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है डी एक्स आई डी वाई जे। जब डी एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से डी एक्स आई, क्योंकि ये आपस में ये डेरिवेटिव होते, कैंसिलेशन नहीं होते हम, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं कि डी एक्स ओवर डी एस अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये डी एक्स के इक्वल होगा, डिफरेंशियल होगा एक्स का, ये इस तरह से। तो टी यूनिट वेक्टर डी एस हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब अगर आप आर वेक्टर को देखिए, वो डिफाइन कुछ ऐसे होता है एक्स आई वाई जे। अब आर की जरूरत क्यों पेश आई? आर की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि ये जो यहाँ पर कर्व बन रहा है, पाथ बन रहा है, उसे आपको याद होगा कि हमने आर से डिनोट किया हुआ है। जब भी पाथ बनेगा, कोई पाथ बनेगा, आर को याद रखिए आप। ओके, तो डी आर इसका क्या बनेगा? डी आर विल बी इक्वल टू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। तो इसका मतलब ये है कि ये टी यूनिट वेक्टर जो डी एस है ये इक्वल हो जाएगा डी आर के, और ये आ जाएगा डी एक्स आई डी वाई जे के। तो हम इसको लाइन इंटेग्रल फॉर द वेक्टर फील्ड वो लिख सकते हैं टी यूनिट वेक्टर डी एस, और ये इक्वल हो जाएगा सी एफ डॉट डी आर। तो सिंपली आपको क्या करना होगा? आपको सिंपली एफ का डॉट प्रोडक्ट डी आर से लेना है और इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए, एक चीज याद रखें, मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमें तमाम उम्र हो गई पढ़ते हुए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व होता है। हर दफा वो एरिया अंडर द कर्व नहीं बनता है। बाज़ औक़ात इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना। अगर आप हर चीज को एरिया अंडर द कर्व से अटैच करेंगे या इसका कोई मतलब ज्योमेट्रिकल या फिजिकल मतलब देखने की कोशिश करेंगे तो चीजें नहीं समझ आएंगी। हमें क्या करना है? अब फॉर एग्जांपल एफ डॉट डी आर, ये सिंपल कोई एरिया अंडर द कर्व नहीं है। ये सिंपली हमें ये बता रहा है कि वेक्टर फील्ड ने किसी ऑब्जेक्ट पे जब काम किया है, ऑब्जेक्ट को मूव किया है, तो वो अगर हमने कंप्यूट करना है कि वो क्या मेजरमेंट है, क्या क्वांटिटी है, तो एफ का डॉट प्रोडक्ट ले लें डी आर से और ये हमें सी मिल जाएगा। कर्व को सम अप कर दें। ये जो होता है इंटेग्रल का साइन, ये बेसिकली होता है सम होता है। समेशन भी सम होता है। समेशन डिस्क्रीट के लिए होता है। समेशन डिस्क्रीट के लिए होता है। जो समय ये सम होता है इंटेग्रल का साइन, ये बेसिकली कॉन्टिन्यूस के लिए हम इसे देख रहे होते हैं, किसी फंक्शन के लिए देख रहे होते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज इसमें नहीं होती, राइट। तो हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि ये बड़ा ऑकवर्ड सा, जैसे पहले आपने एक इंटेग्रल देखा था एफ एक्स वाई जेड डी एस, अब ऐसी चीज आपने पहले नहीं देखी। okay? इसी तरह से अभी आपने देखा है कि एफ डॉट डी आर और फिर आपने इसे इंटीग्रेट कर दिया। ऐसी चीज आपने नहीं देखी कि डॉट प्रोडक्ट भी हो और इंटेग्रल आ रहा हो। हमने तो ऐसे देखा हुआ पहले, या हमने डबल इंटेग्रल देखा हुआ है। तो यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, जो फिनोमेना है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए एफ डॉट डी आर को तमाम के लिए इंटीग्रेट करना होगा। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आप वर्डन की बात करें, फॉर एग्जांपल एफ डॉट डी आर, वो वर्डन ऐसे डिफाइन होता है। यहाँ पर हमने क्यों इंटेग्रल लगाया? यहाँ पर ये जो एफ होता है वर्डन के केस में, ये फोर्स होती है, और ये फोर्स क्या होती है? कांस्टेंट फोर्स होती है। कांस्टेंट फोर्स हमारे पास ये होगी। और कांस्टेंट फोर्स जब किसी डिस्प्लेसमेंट पे जाती है, वो डिस्प्लेसमेंट डी आर है या हम उसे डी एस कहते हैं, डी एस वेक्टर, या आप उसे डी कह रहे होते हैं। तो ये जब कांस्टेंट होती है तो सिर्फ एक डॉट प्रोडक्ट चाहिए होता है। लेकिन अगर ये एफ वेरिएबल फोर्स है,
अगर ये वेरिएबल है, जैसे ये सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये वेरिएबल है, लेकिन ये अगर आप देखेंगे तो ये सब एक जैसे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब वेरिएबल होगा तो हमने इसे समेशन लगाना होगा ओवर द कर्व सी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारे पास मुख्तलिफ डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन है वर्डन की। लाइन इंटेग्रल आपने देख लिया, अगर आप टाइटल में देखें, वेक्टर फील्ड आपने देख लिया, लाइन इंटेग्रल देख लिया। ओके, तो लाइन इंटेग्रल हमने यहाँ पर देखा है। लाइन इंटेग्रल इस तरह से डिफाइन होता है फॉर वेक्टर फील्ड, ये हम लिखते हैं सी एफ डॉट डी आर, यानी कि ये वेक्टर फील्ड जो भी डिस्प्लेसमेंट एक्ट करेगा वो हम मेजर कर सकेंगे। फिर इसके बाद होता है वर्क। वर्क भी ऐसे ही डिफाइन होता है, एफ डॉट डी आर। एफ का एफ इस केस में फोर्स बन जाती है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फोर्स है। ओके, तो अगर किसी वेक्टर फील्ड जो कि फोर्स है उसने कोई वर्क डन किया है, तो हम, जैसे मैंने कहा कि हम इंटीग्रेशन इसलिए लगा रहे हैं कि आप यहाँ पर वेरिएबल फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। फिर सर्कुलेशन की अगर आप बात करते हैं तो सर्कुलेशन भी हमारे पास इसी तरह से डिफाइन हो रहा है। सर्कुलेशन की अगर आप बात करें तो सर्कुलेशन हमारे पास डिफाइन होता है सी एफ डॉट डी आर। सर्कुलेशन भी ऐसे ही डिफाइन होता है, वर्डन भी ऐसे ही डिफाइन होता है। लाइन इंटेग्रल का भी एक ही फार्मूला है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ है। जब वर्ड डन होता है तो वेक्टर फील्ड हमारे पास फोर्स बन जाता है। सर्कुलेशन के केस में हमारे पास सिंपली वेक्टर फील्ड एफ डॉट डी आर हो जाता है। और अगर आप फ्लो की बात करें, जो कि यहाँ पर ये फ्लक्स है, फ्लो की हम बात करें, फ्लो के केस में ये वेक्टर फील्ड जो होता है ये वेलोसिटी बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। इस केस में हम इसे फ्लूइड फ्लो फॉर एग्जांपल वो डिस्कस कर रहे होते हैं। फ्लक्स की जब हम बात करते हैं, फ्लक्स के केस में क्या होता है, देखें एक ऑब्जेक्ट है, ये कमरा है फॉर एग्जांपल, उसका क्रॉस सेक्शन है, यहाँ वेक्टर फील्ड इस तरह से दरवाजे से, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई हमारे पास दरवाज़ा है, यहाँ से एंटर हो रहा है, और हम अगर इसको देखना चाहते हैं, हम इसको नॉर्मल टू दी नॉर्मल टू दी वेक्टर फील्ड देख रहे होंगे, तो इस केस में हम लिखते हैं एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर टी एस। ये हमें मिल रहा होता है जब हम फ्लक्स की बात करते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये सब क्वांटिटीज एक तरह से डिफाइन होते हैं, एक्सेप्ट कि जब आप फ्लक्स की बात करते हैं, आपने देखा होगा फिजिक्स में कि जब फ्लक्स लिख रहे होते हैं तो हमेशा हम एन यूनिट वेक्टर लिखते हैं, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, किसी भी जगह फॉर एग्जांपल कोई सर्कुलर पाथ है तो इसमें इस तरह से एंटर हो रहा होता है। जो टेंजेंशियल होता है उसके लिए वेक्टर फील्ड ऐसे होता है, टेंजेंशियल होता है, यहाँ पर आमतौर पर सर्कुलेशन इन्वॉल्व होती है। तो हमने यहाँ पर सब जो है फ्लक्स भी डिफाइन कर दिया, लाइन इंटेग्रल, वर्क भी डिफाइन कर दिया, जब फार्मूला एक ही है। और आपने सिंपली क्या करना है कि इसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ रखनी है। एफ को आप वेक्टर, जब आप फोर्स कहेंगे तो वर्क मिलेगा, एफ को जब आप वेलोसिटी कहेंगे तो एफ को आप वेक्टर फील्ड रखेंगे तो सर्कुलेशन मिलेगी, एफ को जब आप वेलोसिटी रखेंगे फ्लो मिलेगा। एफ का जब डॉट प्रोडक्ट एन यूनिट वेक्टर से लिया जाएगा तो ये हमारे पास फ्लक्स हमें मिल रहा होगा। ओके, अब हम फर्दर इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि इसको न्यूमेरिकली एग्जांपल में कैसे हम फाइंड करेंगे। पहले एक चीज़ आप नोट कर लें कि इसे लिखा कितने तरीक़ों से जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है F इज़ इक्वल टू MI प्लस NJ। तो अगर आप DR लिखें तो DR होगा DXI प्लस DYJ। और लाइन इंटेग्रल हमने कुछ ऐसे लिखा है F डॉट TR। हमने जब ये ऐसे लिखा तो इसका मतलब है कि F की जगह पे हम लिखेंगे MI प्लस NJ का डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर आएगा
dxi प्लस dyj अगर हम प्लेन में बात करें तो c हमारे पास इक्वल हो जाएगा mdx प्लस ndy, यानी कि ये c जो है बाज़ औक़ात ऐसे भी लिखा जाता है f डॉट डी आर। ये जो c है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व को, अलॉन्ग द कर्व आप इसको f डॉट डी आर देख रहे हैं। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये हमारे पास ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं जब ये केस हो, ये केस हो, ये केस हो, लेकिन फ्लक्स लिखने के लिए हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा। फ्लक्स के केस में आता है सी एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस। एफ तो हम ऐसे ही लिखते हैं एम आई प्लस एन जे, लेकिन यहाँ पर जो एन यूनिट वेक्टर आपने लिखना होगा वो आपने लिखना होगा डी वाई आई माइनस डी एक्स जे। ये इसलिए ऐसा लिखना होगा क्योंकि आपको पता है कि जो टेंजेंट है उसका डॉट प्रोडक्ट यूनिट टेंजेंट और नॉर्मल का, टी यूनिट वेक्टर और नॉर्मल का आपस में जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो वो ज़ीरो तभी आ सकता है कि जब आप इसका डी आर का एन यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमें ज़ीरो मिल रहा होगा। ठीक है, ये जो डी आर है ये तो अभी वेक्टर है, इसको जब यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो वो टी यूनिट वेक्टर बन जाएगा और वो हमारे पास उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा। तो वो बात एक ही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये ज़ीरो आ रहा है, तो हमें एन यूनिट वेक्टर ऐसे रखना होगा। तो फ्लक्स हमारे पास होगा एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस, और इसको जब हम लिख रहे होंगे टी या एन यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एस डी एक्स बाई डी एस, और टी यूनिट वेक्टर को हमने लिखा था डी एक्स ओवर डी, इस तरह ज़्यादा आसान रहेगा, प्लस डी वाई बाई डी एस समझाने के लिए। आपको टी यूनिट वेक्टर का पता है कि जब एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस लेते हैं तो हमें टी यूनिट वेक्टर मिलता है और ये हमें एन यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो एफ की अगर हम बात करें तो ये होगा एम आई प्लस एन जे डॉट प्रोडक्ट एन यूनिट वेक्टर होगा, जब डी एस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, माइनस डी एक्स जे, और इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमें मिल रहा होगा एम डी वाई माइनस एन डी एक्स। तो फ्लक्स के केस में एम डी वाई माइनस एन डी एक्स होता है। टेंजेंशियल फॉर्म सर्कुलेशन फ्लो वर्क की फॉर्म में जब लाइन इंटीग्रल होता है तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है, यानी कि ये ऑपोजिट हो जाता है, एम डी वाई एन डी एक्स, और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। तो ये हमने याद रखना है। तो इस पे एग्जाम्पल अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। आप इसके लिए एक्सरसाइज देख सकते हैं, एक्सरसाइज 16.2, उसको सॉल्व कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि एफ डॉट डी आर कैसे कंप्यूट करते हैं। या नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।